Hello everyone, welcome back to my channel. Students, in the previous video we have studied about the structure of DNA. Now in this video we will discuss DNA replication. So let's start. What is DNA replication? Replica means होता है copy. So DNA का अपनी ही जैसी या फिर कहिए अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाने को क्या बोलते हैं? DNA replication. And DNA is the only molecule which can make its copy, or we can say that which can make its replica. DNA अकेला मोलिक्यूल है जो अपनी कॉपीज बना सकता है. मीन्स एक डीएनए से दो डीएनए बनना उसी के जैसे, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनना अपने पेरेंट डीएनए के जैसे, इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन. अब डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए कहाँ प्रेजेंट है ये सबको पता है. दिस इज आवर सेल, एंड सेल में ये क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या है? क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या है? डीएनए है. क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट है? डीएनए. सो सेल जब डिवाइड होती है तो एक सेल से दो सेल बनती है, डॉटर सेल्स. हमारी बॉडी में ग्रोथ होने के लिए, रिपेयरिंग के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए सेल्स क्या करती रहती है? डिवाइड करती रहती है. एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे हर हमेशा हमारी बॉडी में सेल डिवीजन चलता रहता है. तो सेल डिवीजन में ये न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा एक सेल से दो बनने के लिए, और जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है दैट शुड ऑल्सो बी डबल. वो भी क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए. तो डबल होने के लिए उसमें भी डिवीजन होता है, वो अपनी कॉपीज बनाता है. तो सेल साइकिल आपने पढ़ा होगा 11th में. सेल साइकिल में हमने फेज पढ़ी हुई है कि अलग अलग फेज होती है ना सेल डिवाइड होने की. तो एम फेज और इंटरफेज होती है दो फेज में. इंटरफेज पहली फेज है. इंटरफेज में G1, S और G2 फेज होती है. तो उसमें कौन सी फेज में रेप्लिकेशन डीएनए का होता है? यानी डीएनए डबल किस फेज में होता है? S फेज में. सो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? इंटरफेज की कौन सी फेज में? S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है. नाउ द पॉइंट इज कि किस मेथड से होता है डीएनए रेप्लिकेशन. तीन मेथड हो सकते थे डीएनए रेप्लिकेट होने के. फर्स्ट इज डिस्पर्सिव थ्योरी, सेकंड इज कंजर्वेटिव थ्योरी, एंड थर्ड वन इज सेमी कंजर्वेटिव. तीनों से क्या मीनिंग है? सपोज ये हमारा डीएनए है और ये डीएनए अगर पीसेस में टूट जाए और वो पीसेस फिर असेंबल होकर और कुछ नए पार्ट बनाकर दो डीएनए बना ले, उसको कहेंगे डिस्पर्सिव थ्योरी ऑफ रेप्लिकेशन. नेक्स्ट इज कंजर्वेटिव थ्योरी. कंजर्वेटिव से मीनिंग क्या था? सपोज दिस इज डीएनए और ये डीएनए अपनी एक मिरर इमेज बनाए बिल्कुल अपनी जैसी, और उससे दो नए डीएनए बने, उसको कहेंगे कंजर्वेटिव. डिस्पर्सिव से क्या मीनिंग है? कि डीएनए पीसेस में ब्रेक हो जाए और वो पीसेस असेंबल होकर दो नए डीएनए बनाए. कंजर्वेटिव से मतलब क्या है? कि एक डीएनए है वो बिल्कुल अपने जैसी एक मिरर इमेज बनाए और उससे दो नए डीएनए बने फिर. एंड नाउ द लास्ट वन इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड, जो कि अब प्रूव हो चुका है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है. तो सेमी कंजर्वेटिव का क्या मीनिंग है? अगर ये एक डीएनए है और इससे ये दो नए डीएनए बन रहे हैं, तो इन दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक स्ट्रैंड टोटली न्यू सिंथेसाइज्ड होगा. सेमी कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या है? कि इन दोनों स्ट्रैंड्स, दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड कैसा होगा? पेरेंटल होगा, जो पेरेंट्स डीएनए से आया है, और दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा. इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब कुछ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया गया कि रेप्लिकेशन का जो मेथड होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है. वे एक्सपेरिमेंट्स हैं मिशेल्सन और स्टोल का एक्सपेरिमेंट, केन्स का एक्सपेरिमेंट और टेलर का एक्सपेरिमेंट. सो वन बाय वन इन एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे मिशेल्सन और स्टोल एक्सपेरिमेंट. सो डिस्पर्सिव टाइप के रेप्लिकेशन का क्या मीनिंग है? सपोज ये हमारा डीएनए है और ये डीएनए पीसेस में टूट जाए और उनमें कुछ नए पीसेस सिंथेसाइज्ड हो जाए, और ये इस तरह से मिक्स्ड टाइप के डीएनए बने. दो डीएनए जो बनेंगे उन दोनों डीएनए में कुछ पीसेस न्यूली सिंथेसाइज्ड हो और कुछ पीसेस पेरेंटल डीएनए के हो. तो इस तरह का थ्योरी को क्या बोलेंगे? डिस्पर्सिव रेप्लिकेशन. सेकंड वन इज कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव से क्या मीनिंग है बच्चों? कि ये हमारा डीएनए है और इस डीएनए की बिल्कुल इसी के जैसी मिरर इमेज बने
और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए हो वो बिल्कुल अपने पेरेंटल डीएनए के जैसे हो। जैसे नाम से पता चलता है कंजर्वेटिव, यानी इसमें डीएनए क्या होगा, कंजर्वेटिव रहेगा, कंजर्व रहेगा। नाउ द लास्ट वन इज सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव से मीनिंग क्या है कि जो दो नए डीएनए बनेंगे उनमें एक स्ट्रैंड तो कैसा होगा, पेरेंटल होगा, और एक स्ट्रैंड कैसा होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। समझ में आया? सेमी कंजर्वेटिव से मीनिंग क्या है कि जब एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे रेप्लिकेशन के थ्रू, तो उनमें एक स्ट्रैंड, दोनों डीएनए में एक स्ट्रैंड क्या होगा, पेरेंटल, और एक स्ट्रैंड क्या होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड। नाउ इट इज प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, और इसको प्रूव किया 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, अलग अलग साइंटिस्ट ने। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था दैट वाज मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल। मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने 1958 में एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया, ई कोलाई पर, इशर्सिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट क्या था मेसेल्सन स्टॉल का? बच्चों आप जानते हो कि नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डीएनए। नाइट्रोजन जो है वो डीएनए का मेन कंपोनेंट है, हमने स्ट्रक्चर में जाना। तो इन्होंने क्या किया, इन बैक्टीरिया को, इशर्सिया कोलाई को ग्रो कराया, और किस मीडियम में ग्रो कराया, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। कई जनरेशन तक ग्रो कराया, और NH4Cl में जो नाइट्रोजन यूज की वो की नाइट्रोजन 15। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप यूज किए, नाइट्रोजन 15 और नाइट्रोजन 14। नाइट्रोजन 14 नॉर्मल डेंसिटी का है, और नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप है। नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप है, ना कि रेडियो एक्टिव। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट और है इसी चैप्टर में हमारा, उसमें आइसोटोप रेडियो एक्टिव यूज किए गए हैं। यहाँ आपको अच्छे से याद रखना है कि नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, ना कि रेडियो एक्टिव। तो इन्होंने क्या किया, इशर्सिया कोलाई को कई जनरेशन तक ग्रो कराया, किसमें, NH4Cl में, जिसमें जो नाइट्रोजन यूज की दैट वाज नाइट्रोजन 15 हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो देखिए हमने बताया कि नाइट्रोजन डीएनए, अब जो ये ई कोलाई को हम ग्रो कराएंगे तो इसका जो डीएनए है वो अपने डीएनए को बनाने के लिए जो नाइट्रोजन यूज करेगा, मीडियम में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो यूज करेगा। तो मीडियम की नाइट्रोजन यूज करेगा, तो इसके पास जो डीएनए है उन दोनों में कौन सी नाइट्रोजन आ जाएगी जब हम सेवरल जनरेशन तक इनको ग्रो कराएंगे, दोनों स्ट्रैंड्स में नाइट्रोजन 15 होगी। अब ये जो हैवी डेंसिटी वाले हैं, अब इनको क्या किया, ये जो डीएनए आया इनका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। सेंट्रीफ्यूगेशन कैसा मेथड है बच्चों, इसमें एक टाइप की ट्यूब होती है जिनको सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब बोलते हैं। जैसे हम दही को मथते हैं मक्खन या घी निकालने के लिए, उसमें से बिल्कुल कुछ इसी तरह का मेथड होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स लगी रहती है, और उसमें हम कोई एक मीडियम डालते हैं, कोई एक लिक्विड डालते हैं, और जिस चीज़ का हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करना है वो डाल देते हैं। सपोज हमें इस डीएनए का की डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसको चेक करना है, क्योंकि हमने हैवी और लाइट चीज़ें ली हैं, तो हमें पता चले कि नाइट्रोजन 14 था वो भी अभी है डीएनए में, या नाइट्रोजन 15 आ गया, कितना आ गया, वो करने के लिए हम डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड लगाएंगे। और डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड में सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में हम ये डीएनए डालेंगे और एक मीडियम, एक कोई सॉल्यूशन, सीजियम क्लोराइड, यहाँ क्या यूज़ किया गया, सीजियम क्लोराइड का यूज़ किया गया एज ए मीडियम, और इसमें ये डीएनए हमने डाला। सो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो डीएनए है वो नीचे की तरफ कलेक्ट हो रहा है, डीएनए के बैंड नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इसकी डेंसिटी क्या है, हैवी है, यानी हमारा डीएनए कैसा है, हैवी डेंसिटी वाला डीएनए है। इसके जितनी भी नाइट्रोजन यूज हुई वो नाइट्रोजन 15 यूज हुई, और दोनों स्ट्रैंड में क्या आ गया, नाइट्रोजन 15 आ गया। हैवी चीज़ कहाँ होगी, नीचे जाएगी, लाइट चीज़ जो होगी वो कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। अब इशर्सिया कोलाई का जो लाइफ साइकिल है बच्चों वो 20 मिनट्स में कंप्लीट होता है। मीन्स 20 मिनट्स में क्या होगा, ये एक डीएनए क्या करेगा, 2 डीएनए बना लेगा। तो उन दोनों डीएनए में क्या ऑब्जर्व किया गया, अब इसके जो ग्रो कराया इस डीएनए वाले इशर्सिया कोलाई को, उसको ग्रो कराया ऐसे मीडियम में जिसमें जो नाइट्रोजन थी वो कैसी है, नाइट्रोजन 14, यानी नॉर्मल आइसोटोप जो है नाइट्रोजन का,
पहले हमने 15 में सेवरल जनरेशंस तक ग्रो करा के इसके दोनों डीएनए ऐसा लिया था जिसमें दोनों डीएनए हैवी आइसोटोप वाले हैं, दोनों स्ट्रैंड्स वाले डीएनए में। अब जो इसको ग्रो कराया, अब इसमें कराया ऐसे NH4Cl में जिसमें नाइट्रोजन कैसी है 14 आइसोटोप वाली, लाइट वाली। अब इसमें ग्रो कराने पे हमने फिर इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या ऑब्जर्व हुआ, इसमें एक स्ट्रैंड तो पुराने वाला आया यानी कि नाइट्रोजन 15, और एक स्ट्रैंड कैसे आ गए दोनों में नाइट्रोजन 14। अब जैसा मीडियम यूज करोगे ऐसी नाइट्रोजन आ जाएगी डीएनए में, तो एक 15 वाला एक 14 वाला, यानी इसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, इंटरमीडिएट हो जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में ये कहाँ ऑब्जर्व हुआ, बीच में, यानी ये कैसा डीएनए था, हाइब्रिड, यानी इसकी डेंसिटी कैसी है, इंटरमीडिएट है। यहाँ डेंसिटी कैसी थी, हैवी, सो यहाँ कलेक्ट हुआ डीएनए कहाँ, बॉटम में, नीचे की तरफ। यहाँ डेंसिटी कैसी हो गई, इंटरमीडिएट, एक स्ट्रैंड हैवी आइसोटोप का, एक स्ट्रैंड, क्योंकि 14 यूज कर रहे हो तो नया जो बनेगा वो क्या यूज कर, उसमें क्या आ जाएगा, 14 वाली नाइट्रोजन आ जाएगी, यानी ये बीच में कलेक्ट हुआ, इसका मतलब इसकी डेंसिटी कैसी है, इंटरमीडिएट है। अब क्या किया, ये कितने मिनट के बाद है, 20 मिनट्स के बाद। अब 40 मिनट्स के बाद, आफ्टर 40 मिनट्स फिर इसको ऑब्जर्व किया, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन किया। 40 मिनट्स में 2 जनरेशन कंप्लीट हो जाएंगी, स्टार्टिंग से 40 कह रहे हैं हम, वैसे 20 में अगली आ जाएगी, पर NCERT में ये 40 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है कि यहाँ से 40 मिनट्स के बाद क्या ऑब्जर्व हुआ। अब आप बताइए क्या होगा, ये 15 जाएगा एक तो, ठीक है, एक ये 14, एक ये 15 और एक ये 14, ऐसे 4 स्ट्रैंड तो पेरेंटल चले गए और 4 स्ट्रैंड्स क्या होंगे, न्यूली सिंथेसाइज्ड होंगे। अब नए कैसे बनेंगे, क्योंकि अब फिर हम इसको किसमें ग्रो करा रहे हैं, NH4Cl, जिसमें नाइट्रोजन कैसी है, लाइट वाली है, नाइट्रोजन 14 है। तो नए जो बनेंगे वो सारे क्या रखेंगे, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन इसमें भी 14 और इसमें भी 14। तो क्या ऑब्जर्व किया, ये जो 4 डीएनए बने हैं 4 एसेंशिया कोलाई में, इनमें नाइट्रोजन 14 है सब में, केवल 2 डीएनए में एक स्ट्रैंड किसका है, 15 का है। ये दोनों क्या है, नाइट्रोजन 14 के हैं, ये दोनों भी क्या है, नाइट्रोजन 14 के हैं। मींस 2 डीएनए तो कैसे बन गए, 14 वाले यानी लाइट डेंसिटी वाले, और 2 डीएनए कैसे बन गए, हाइब्रिड, यानी इंटरमीडिएट डेंसिटी है जिसकी। इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर क्या पाया कि एक बैंड डीएनए का कहाँ बन रहा है, ऊपर की तरफ, और एक बैंड कहाँ बन रहा है, बीच में। ऊपर की तरफ बनने का मतलब क्या है, लाइट डेंसिटी है, मींस नाइट्रोजन 14 वाले, और आधे डीएनए कैसे हैं, हाइब्रिड, मींस इंटरमीडिएट डेंसिटी वाले, N15 और N14। यहाँ से ये प्रूव होता है बच्चों कि अगर डिस्पर्सिव होता रेप्लिकेशन, तो ये जो आधे डीएनए N14 में ग्रो कराने पर 14 आ गए, इनमें दोनों स्ट्रैंड, इनमें भी कहीं ना कहीं 15 जाता है। डिस्पर्सिव होता अगर रेप्लिकेशन, तो वो तो पीसेस में टूटकर सब में जाना चाहिए था, ऐसे हाफ 14 वाले ना बन पाते अगर डिस्पर्सिव होता। और अगर कंजर्वेटिव होता रेप्लिकेशन, तो उसमें क्या होता, उसमें जैसा हम डीएनए शुरू में ले रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही डॉटर डीएनए बनता, बिल्कुल मिरर इमेज सेम, बिल्कुल कंजर्व रहता है वहाँ डीएनए। तो यहाँ प्रूव होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। ऐसे ही इसको अगली जनरेशंस तक करके एक्सपेरिमेंट किया गया और ये प्रूव हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन का मोड सेमी कंजर्वेटिव होता है। मिशेल्सन और स्टॉल के अलावा और साइंटिस्ट ने भी इस चीज़ को प्रूव किया। जैसे जॉन केन ने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑलमोस्ट सिमिलर टू मिशेल्सन एंड स्टॉल, बट उन्होंने क्या यूज़ किए, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स। वहाँ नाइट्रोजन के आइसोटॉप्स यूज हुए थे 14 और 15, यहाँ किसके यूज किए गए, हाइड्रोजन के। 1 और 2 एटॉमिक मास वाले 2 अलग अलग आइसोटॉप हाइड्रोजन के यूज किए। लास्ट एक्सपेरिमेंट जो हुआ वो टेलर का एक्सपेरिमेंट था 1969 में। टेलर ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया, विसिया फेबा नाम के प्लांट पर, जो लेग्यूमिनोसी फैमिली का प्लांट है जिसको कॉमनली बाखला बोलते हैं। इसकी रूट टिप सेल्स उन्होंने यूज की। क्या किया उन्होंने, रूट टिप सेल्स को लेबल कर दिया रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से। रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से इसकी रूट टिप सेल्स को लेबल किया और ये देखा कि फर्स्ट जनरेशन में तो क्या है कि जब हमने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया कल्चर करने के लिए, सो फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो क्रोमोसोम्स के 2 क्रोमेटिड हैं, दोनों क्रोमेटिड्स लेबल्ड थे रेडियो एक्टिव थाइमिडीन से।
इनका दोनों क्रोमेटिड्स लेबल थे, और फिर अगली जनरेशन में जब ऑब्जर्व किया तो एक क्रोमेटिड कैसा मिला, लेबल्ड मिला, और दूसरा क्रोमेटिड लेबल नहीं था जब उसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराया। इससे भी क्या प्रूव होता है कि क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट हो रहे हैं किस मेथड से, सेमी कंजर्वेटिव से। एक पेरेंटल आ रहा है उनमें क्रोमोसोम और एक नया। ये जो एक्सपेरिमेंट था ये डेमोन्स्ट्रेट करता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोम्स पर किए, और क्योंकि क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन एसोसिएटेड है किससे, डीएनए से, बिकॉज क्रोमोसोम्स के इन क्रोमेटिड्स के ऊपर ही क्या प्रेजेंट है, डीएनए है। जिस तरह से क्रोमोसोम रेप्लिकेट होते हैं उसी तरह से डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो इन सब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इट वाज प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। सो इस वीडियो में हमने जाना उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जिनसे ये प्रूव किया गया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।